कहानी की शुरुआत ही हमारे ड्रामे की फीमेल लीड जियान से होती है, जो कि कुछ मंथ प्रेग्नेंट है और साथ ही साथ म्यूट भी। अभी सूखी ब्रेड खा ही रही थी कि आंटी आगे से थोड़ा बहुत डांटने लगती हैं कि तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अगर तुम कुछ हेल्दी नहीं खाओगी तो इस तरह से तो तुम्हारे बेबी की सेहत पे असर पड़ेगा। लेकिन अब ये इशारों से उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि नहीं, अगर मैं आज पैसे जमा नहीं करूँगी तो आगे मेरे बेबी के फ्यूचर का क्या बनेगा। अभी की आंटी से बातें कर ही रही होती है कि तभी स्कूल की बुली गर्ल्स पहुंच जाती हैं। हमेशा इसे तंग क्या करती हैं। बेचारी स्कूल भी पढ़ती है और पार्ट टाइम जॉब भी करती है। पहले तो इसे इस बात के लिए परेशान कर रही होती हैं कि देखो पता नहीं किसका बच्चा है, और इवन कि तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, पहले ही प्रेग्नेंट हो गई हो, पता नहीं तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है। आज ही हमारे स्कूल में एक प्रेसिडेंट आने वाले हैं, सो मेरे पापा ने बोला है कि जो भी गंद वगैरह पड़ा है हमारे स्कूल में उसे साफ़ कर दो। मुझे तो सबसे पहला ट्रैश तुम ही लगी हो, इसलिए तुम्हें ही ना पहले क्यों ना साफ़ कर दिया जाए। इस बेचारी को ही वॉशरूम में आके बंद कर देती हैं। ये बहुत मिन्नतें करती है कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है, प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन वो खड़ूस कहीं की एक भी नहीं सुनती और ऐसे ही डोर को लॉक करके वहाँ से चली गई थी। अब तभी हमारे ड्रामे के हीरो मिस्टर फू की एंट्री होती है, जो कि सिटी की सबसे बड़ी कंपनी का ही प्रेसिडेंट है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल तो उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं, आज ये स्कूल को विजिट करने के लिए जो आया था। इधर ही वॉशरूम में बंद हमारे ड्रामे की क्यूट सी फीमेल लीड बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है कि कोई तो मेरी जान बचाने के लिए आएगा। उसके हाथ में एक बीड्स ब्रेसलेट को दिखाया जाता है, जिसे कि तोड़ के वो यहाँ पे फैला देती है कि शायद कोई इसे देख के ये समझे कि मैं इधर लॉक हो गई हूँ, वो मेरी मदद करने के लिए आ जाए। और इसे आवाज़ें सुनाई देती हैं जैसे कि वॉशरूम में कोई बंद है। हालांकि वो म्यूट थी, लेकिन यहाँ पे हमारा हीरो उसकी जो भी सारा सोच रही होती है उसकी बातें सुन सकता है। अचानक इसकी नज़र बीड्स पे पड़ी थी और ये पहचान लेता है कि ये तो बीड्स किसी और के नहीं बल्कि मेरे ही ब्रेसलेट के हैं। सो कहीं वॉशरूम में वही लड़की तो बंद नहीं है, और बस फ़ौरन से ही उसे देखने के लिए आ गया था। जैसे ही जियान की नज़र हमारे हीरो पे पड़ती है वो तो बेहोश ही हो गई थी। एंड इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि कैसे स्कूल में आज के दिन ही जियान की बर्थडे थी। सारे से सरप्राइज़ देने के साथ साथ एक बैनर ही पकड़ा रहे होते हैं कि जो भी हमारे स्कूल में फर्स्ट कदम रखेगा तुम्हें ये बैनर लेके उसके सामने जाना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा ना किया तो फिर देख लेना कि हम तुम्हारा क्या हशर करते हैं, यही तुम्हारी डेयर है। लेकिन ये साफ मना कर रही होती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। लेकिन यहाँ पे ये लड़कियाँ कहाँ इस बेचारी का पीछा छोड़ने वाली थी। अब यहीं पे ही हमारे हीरो को उसका कज़न टैंग ब्रेसलेट ही दे रहा था कि ये आपकी मॉम नहीं दिया है, कि आपको आज के दिन पहन लेना चाहिए, और वैसे भी हो सकता है कि ये पहनने के बाद ही आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। लेकिन ये पहनने से साफ मना कर रहा होता है कि मैं इन सारी बातों पे विश्वास नहीं करता हूँ। टैंग ने तो फ़ौरन से इसे पहना दिया था कि अब आंटी ने बोल दिया तो मैं इसे वापस कैसे लेके जा सकता हूँ। भाई आंटी के आगे तो मेरी बोलती ही बंद हो जाती है। अब इनके स्कूल में पहले आने वाली पर्सनैलिटी कोई और नहीं बल्कि हमारे हीरो की ही थी, और ये बैनर पकड़ा के इसे उसी की तरफ धक्का दे देते हैं। अब फू ने तो इसे पकड़ लिया था और ये दूर खड़ी आपस में यही गॉसिप्स कर रही होती है कि हमने तो सुना है कि जो मिस्टर फू हैं उन्हें तो लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ है, इवन कि आज तक किसी भी लड़की ने उन्हें टच भी नहीं किया। अब जियान की तो इसके हाथों शामत आ ही जानी है। ये पहले तो उसे साइड पे कर देता है कि तुम इधर क्या कर रही हो। अब जैसा कि उन्होंने कहा था ये बैनर लेके उनके सामने खड़ी हो जाती है। अब यही सब कुछ नोट करते ही फू को समझ आ गई थी कि ज़रूरी से पैसे ही चाहिए होंगे, तभी ये सब कुछ कर रही है। हालांकि ये मना करती है कि ये तो मुझे डेढ़ मिली थी, बट उसने कुछ पैसे से थमा ही दिए थे। और फिर टैंग को लेता हुआ साइड पे इधर टैंग हैरान होकर अपने कज़न से पूछ रहा होता है कि वैसे आपको तो लड़कियों से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, जबकि इस लड़की ने आपको टच किया तो आपको कुछ हुआ क्यों नहीं। ये तो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस बात थी। फिलहाल तो वो इन सारी बातों को इग्नोर कर देता है। यह भी खुश होती है कि चलो मुझे पैसे मिल गए, बट पीछे से ही आके जू ने इसे पकड़ लिया था कि तुम्हारी इन पैसों को लेने की हिम्मत भी कैसे हुई। ना सिर्फ इससे पैसे वो छीन लेती हैं बल्कि इस बेचारी की तो इधर काफ़ी ज़्यादा कुट भी लगा दी थी इन लोगों ने। नेक्स्ट सीन में ही हमें जियान को घर पे ही दिखाया जाता है। ये अपनी अंकल और आंटी के साथ ही रहती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही गैम्बलिंग वगैरह करते हैं। अब जैसे आंटी से पैसे मांग रही होती है कि मेरे फेस पे चोट लगी है, मैंने जाके मेडिसिन लेनी है। पहले तो उन्होंने मना कर दिया था, और साथ ही बैठी एक लेडी इनके कान में कुछ खुसर फुसर करती है, जिसे कि सुनने के बाद ही फ़ौरन से इन्होंने उसे पैसे थमा दिए थे। एक्चुअली में इस लेडी को इसकी आंटी ने बेच दिया था कि अब इसके साथ जो भी सलूक करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट इसके बदले में मुझे पैसे मिल जाने चाहिए। सारी बात को ही इसने समझ लिया था, इसलिए जियान उनके हाथ पे काटी करती हुई वहाँ से भाग गई थी।
अब अचानक ही इसकी नज़र पड़ी थी हमारे हीरो की गाड़ी पे। फ़ौरन से ही मदद मांगने के लिए बोल रही होती है, इशारों से ही कि प्लीज़ आज के दिन तो मेरी हेल्प कर दें, मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। बस एक दफ़ा ये अपने घर नहीं जाना चाहती थी। टैंक तो बोल देता है कि ये लड़की ज़रूर इधर किसी मिशन से ही आई है, इसलिए आप इसे अपनी गाड़ी में जगह ना ही दें तो बेहतर होगा। अगर आपने इस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाया ना तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये सुनते ही अब फ़ौरन से फू कह देता है कि ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ और मैं इसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता हूँ। ये सुन के तो असिस्टेंट चिन भी स्माइल करने लगा था कि अच्छा ही हुआ इसके साथ। अब मजबूरी में टैंक को गाड़ी से बाहर निकलना पड़ गया था, ये उसे अपनी कार में बिठा लेता है। अब जो कि मेडिसिन वो इसे देने के लिए आया था, गलती से वो तो ड्रग्स के साथ ही चेंज हो गई होती है। अब तो काफ़ी लेट हो गई थी। ये उसे पानी ऑफर करता है, ये मना कर देती है कि मुझे बिल्कुल भी प्यास नहीं है। अब मेडिसिन की बजाय टैंक गलती से ड्रग्स रख के गया था और बस ये खाते ही इसकी हालत ख़राब। अब अपने ही घर पे फिलहाल तो मदद करके जियान को लेके आके होता है और इसकी ये कंडीशन देख के उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रही होती कि मैं इसकी मदद कैसे करूँ। ये अचानक उसका हाथ पकड़ के इसे कुछ से दूर कर देता है कि जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरे हाथों तुम्हारी कोई शामत आ जाए। ये असिस्टेंट जिन के पास आती है कि मैं कैसे मदद कर सकती हूँ, मानती हूँ कि आज उनका मुझ पे एहसान है। अब जिन तो इसे ही मिस्टर फू की मदद करने को ही बोलने लगा था कि वैसे भी वो तो लड़कियों से एलर्जिक है, पहली लड़की तुम हो जिसे कि टच करने के बाद उन्हें कुछ नहीं हुआ था। आज के दिन सिर्फ तुम ही उनकी मदद कर सकती हो, अब आगे तुम्हारी मर्जी ही है। अब इस तरह से अगर उनकी जैसे तबीयत ख़राब हो गई है, उनकी डेथ भी हो सकती है। अब ये सब कुछ सुन के जियान को तो काफ़ी बुरा लगने लगा था कि नहीं, इन जैसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं मरना चाहिए। वो कितने ज़्यादा नाइस हैं, उन्होंने मुझे पनाह दी, बन के मैं घर भी नहीं जा सकती थी। अब उनके एहसान का बदला चुकाने का वक्त आ गया। बस उसी मेडिसिन बन के आ जाती है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। और यहीं पे ही फू ने उसे पकड़ लिया था और बस दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और इसी बीच इसने जो बीड्स ब्रेसलेट पहना हुआ था वो सारा ही टूट के बिखर जाता है। अगले दिन अब रात को जो कुछ भी हुआ था फू को तो कुछ भी याद नहीं होता है। वो तो यही समझ रहा था कि यही कोई मेडिसिन मेरी गाड़ी में लेके आई थी और जानबूझ के इसने मुझे अपने जाल में फंसाया। इसे पैसे चाहिए उन्हें, जो कि बैनर पकड़ के आई थी वो भी तो इसे पैसे ही लेने थे। अब ये तो उसे कार्ड ही देने लगा था कि तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए असिस्टेंट चिन से रब्ता कर लेना, वो तुम्हें दे देगा। ये मना कर रही होती है कि मुझे नहीं चाहिए। अब इसकी थॉट्स तो वो सुन रहा था। अब साथ में ये भी इस पर गुस्सा कर जाता है कि लगता है कि तुम म्यूट होने का भी प्रिटेंड कर रही हो, हालांकि जो तुम सोच रही हो वो तो मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। और बस ऐसे ही वहाँ से चलता बनता है। ये तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। वो सारे बीट्स भी इकट्ठे कर लेती है कि मैं इनका जो कि नुकसान हुआ है वो सारा भरपाई कर दूँगी। बेचारी अभी इमोशनल हुई बैठी होती है कि टैंग आके इसे अपने ही कज़न से दूर रहने को बोलने लगा था कि मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ। कुछ पैसे भी उसके ऊपर फेंक देता है कि ये ले लो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझे तो पहले ही पता था कि ये सारी हरकतें तुम्हारी ही होनी है। और ये कहता हुआ साइड पे, लेकिन थोड़ी ही देर में इसे जो कि पैसे ये उसके मुंह पे मार के आया था जियान वापस ही करके गई होती है। अब ये सब कुछ देख के टैंक को तो समझ आ जाती है कि ये लड़की पैसों की खातिर इधर नहीं आई थी, ज़रूर कोई और ही मामला है। अब नेक्स्ट डे हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। इसे आज ही पता चला था कि ये तो प्रेग्नेंट है। जियान तो काफ़ी ज़्यादा ही परेशान हो जाती है कि अब मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँगी। अगर सबको बताया तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। पहले भी म्यूट होने की वजह से कोई भी इसे अच्छा नहीं समझता था। अब अंकल और आंटी से लेने के लिए पहुंच आए होते हैं कि इतने दिनों से तुम घर पे भी नहीं आई हो। वो तो इसे बेच के पैसा कमाना चाहते थे। जैसे इसका हाथ जोर से पकड़ते हैं तो इसके पास जो प्रेगनेंसी चेक करने वाली वो किट मौजूद थी वो नीचे गिर जाती है। अब उन्हें मालूम हो जाता है कि ये तो प्रेग्नेंट है, अब इसे लेके जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, हम तो इसकी शादी भी नहीं करवा सकते। और बस ऐसे ही इसे छोड़ के वहाँ से चले गए थे। ये प्रिंसिपल से कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे स्कूल से एक्सपेल मत करें, बस कुछ छुट्टियां वगैरह दे दें। अब जैसे ही मैं डिलीवरी वगैरह कर दूंगी बेबी की, दोबारा से ही एडमिशन ले लूँगी। अब मैंने अपना फ्यूचर तो बनाना ही है। अब बहुत सोचने समझने के बाद ही वो मान जाती हैं कि ठीक है, तो मैं कुछ दिनों की मैं छुट्टी दे देती हूँ। ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि जहाँ पे के बुरे लोग हैं वहाँ पे अच्छे भी हैं। इसी के साथ ही अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जब ये वॉशरूम में बेहोश हो गई थी तभी फिर हमारा हीरो इसे पकड़ के हॉस्पिटल ही लेके आ गया था। फू को तो कुछ समझ नहीं आ रही होती कि अगर मैं इसे कार्ड दे के गया था तो इसने मुझसे रब्ता क्यों नहीं किया, कम से कम मुझे बता तो सकती थी कि ये किस हालात से गुजर रही है। अब फिर टैंक भी अपने मुंह से फूट पड़ता है कि एक्चुअली में इस बेचारी ने मेरी वजह से ही आपसे कोई भी रब्ता नहीं किया था, क्योंकि जो कार्ड आप दे के गए थे एक तो वो मैंने ख़राब कर दिया था, ऊपर से इसने ड्रग्स आपको नहीं दी थी, वो तो मैं आपके लिए मेडिसिन लेके आया था, गलती से ही चेंज हो गई थी। ये सुन के अब इसे काफ़ी ज़्यादा अफसोस होने लगा था कि वैसे ये लड़की गोल्ड डिगर नहीं है,
वरना मुझसे ज़रूर पैसे मांगती। ऊपर से अपने कज़न को भी डांट देते हैं कि बस हमेशा ही ना गड़बड़ियाँ करते रहा करो, कोई भी काम ढंग का मत करना। इसे जैसे ही होश आया था, ये पहले अपने ही इशारों से उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि मैंने आपको ड्रग्स नहीं दी थी, तब भी आपने मेरी बात नहीं मानी थी, प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। अब इसे जो भी सोच रही होती है वो सारी की सारी बातें सुनाई दे रही थी। वो तो उससे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होता है। इवन कि उसने तो उन लोगों को भी सबक सिखाने का फैसला कर लिया था, जिसकी वजह से कि ये इस कंडीशन में पहुंची थी। अब जैसे ही मॉम को मालूम होता है कि एक्चुअली में मेरा बेटा तो बाप बनने वाला है, उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो तो यही समझ रही होती हैं कि जो मैंने वो बीड्स ब्रेसलेट एक बाबा से ख़रीदा था, उसी का ही ये कमाल है। अब फ़ौरन से ही इन्होंने तो फैसला कर लिया था कि मैं अपनी डॉटर इन लॉ को हॉस्पिटल ही देखने के लिए पहुंचूंगी। खैर उनके आने से पहले ही इसके अंकल और आंटी आ जाते हैं कि कोई बात नहीं है कि अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो हम तुम्हारा अबॉर्शन करवा लेंगे और उसके बाद ही तुम्हें बेच देंगे, तुम्हारे किसी बंदे से शादी करवा लेंगे, इन्हें तो बस पैसों से मतलब होता है। मीन कि इसकी अपनी ही भतीजी इतनी मुश्किल हालात से गुजर रही थी, इन्हें यार बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। ये जैसे ही मना करती है उनके साथ जाने के लिए, वो तो इधर ही बेल्ट से मारना शुरू कर देते हैं, हालांकि उन्हें पता है कि ये प्रेग्नेंट है। यार बंदे में कुछ तो शर्म होती है, लेकिन इसके अंकल में तो बिल्कुल भी नहीं थी। इससे पहले कि इस बेचारी पे और ज़्यादा जुल्म करते, वो उन्हें आके टांग मार के उन्हें साइड पे गिरा दिया था कि इधर क्या चल रहा है, ये मेरी घर है और आइंदा के बाद ज़रा इसे टच करने का सोचना तो सही। अब ये अपने इशारों से ही फू को बताने की कोशिश करती है कि आज तक इन्होंने मुझ पे कितने जुल्म किए हैं, पैसा कमाने के लिए मुझसे पार्ट टाइम जॉब भी करवाते आए। ये सुन सुन के तो अब हमारे हीरो तो इस पर काफ़ी ज़्यादा ही भड़क गया था। अंकल को वार्न भी कर देता है कि आज तो हो गया, आइंदा के बाद अपना ये मनहूस चेहरा मुझे दिखाना भी मत। असिस्टेंट को कह के, जो कि वो गार्ड्स वगैरह लेके आया था, इन्हें साइड पे भेज देता है और इसके बाद इससे पूछने भी लगा था कि क्या तुम ठीक हो। ये तो उसे बहुत ज़्यादा ही थैंक यू बोल रही होती है कि अगर आज आप ना होते तो पता नहीं उन्होंने मेरा क्या हाल कर देना था। वो तो आइंदा के बाद इसे कोई भी टेंशन ना लेने को बोलने लगा था कि ये बच्चा मेरा है और तुम भी मेरी हो, मैं हमेशा आप दोनों का अब से ख्याल रखूँगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कितना ज़्यादा स्वीट एंड केयरिंग है ना। अब इतने में ही इसकी मॉम की भी एंट्री हो गई थी। अब इसका बैकग्राउंड क्या था उन्हें तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। जियान प्रेग्नेंट है, बस इसी बात से ही मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही होती हैं कि जिस बात का मुझे इंतज़ार था, बस मुझे एक पोता या पोती मिल जाएगी, इससे बढ़ के मुझे और क्या चाहिए। और इसे भी कहने लगी थी कि ऐसे समझो कि मैं तुम्हारी मॉम ही हूँ। ये तो खुश हो जाती है कि चलो पहले मैंने इतनी ही मुश्किलात को फेस किया है, अब मेरी लाइफ में चलो कुछ खुशियाँ तो आ ही गई। ये तो उसे अपने घर ही चलने को बोलने लगा था। अब नेक्स्ट सीन में इसे घर पे ही दिखाया जाता है। सारी मेड्स इसे ग्रीट करने लगी थी। इवन कि मॉम ने भी काफ़ी सारे गिफ्ट्स प्रिपेयर करके रखे होते हैं कि आइंदा के बाद तुम ये मत सोचना कि तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, बल्कि हम तो हैं ही सही ना। अब जैसा कि ये उसके लिए इतना ज़्यादा बोल रहे होते हैं और ये भी कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि जो भी तुम्हें बुली करेगा हम तो उसकी टांगे और हाथ दोनों ही तोड़ के रख देंगे। ये सुनते ही इसने तो मॉम को ही हक कर लिया था कि आप लोग कितने ज़्यादा अच्छे हैं। अब ये सोच रही होती है, हमारा हीरो तो सुन पा रहा था। अब इसकी कमर पे कुछ चोट वगैरह भी आ गई होती है, जो कि अंकल ने इसे बेल्ट से मारा था। अब यही सब कुछ देखते हुए मॉम फ़ौरन से अपने बेटे को मेडिसिन पकड़ा देती हैं कि तुम इसके हस्बैंड हो, इवन कि फ्यूचर में तो बनना ही है, तुम खुद ही जाके इसकी बैग पे ये मेडिसिन लगाओ। थोड़ा बहुत नर्वस फील कर रही होती है, इसलिए उसे रोक देती है कि कोई मेड आके मुझे मेडिसिन लगा देगी, बट वो मना कर देता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो ये काम मुझे खुद ही कर लेना चाहिए। और बस ऐसे ही रोक के जैसे इस पर मेडिसिन अप्लाई करता है, ये तो शर्माती हुई फ़ौरन से उठ खड़ी हुई थी। इसी बीच ही दोनों काफ़ी क्लोज भी आ जाते हैं। अब जैसे ही जान की हार्ट बीट फास्ट हुई थी, वो साइड पे अपोलोजाइज़ करती हुई। यार हमारे हीरो ने तो अपने असिस्टेंट को ये काम दे दिया था कि जो भी स्कूल में आज तक जियान को बुली करता आया या किसी ने भी परेशान किया उसका पता चलाओ, मैं उसे अच्छा खासा सबक सिखाना चाहता हूँ। इसे मालूम हो गया था कि वो कोई और लड़की नहीं बल्कि जूही थी। इसने जो कि इनकी पार्टी होने वाली थी उसमें उसे इनवाइट करने का फैसला कर लिया था कि ज़रा उसे सबक तो सिखाऊं। पार्टी में तो फू अपनी वाइफ को सबसे इंट्रोड्यूस करवाने लगा था कि पता चल जाना चाहिए कि मेरी वाइफ कौन है और आइंदा के बाद कोई भी उसके साथ बुरा सलूक ना करे। मॉम तो इसे कुछ ड्रेसेस वगैरह ही दिखाने लगी थी कि जो भी चूज़ करोगी ना फ़ौरन से ही तुम्हें वही पहन के जाना पड़ेगा। ये सोच रही होती है कि वहाँ पे तो सारे लोगों के सामने चाहे वो को एम्बैरेस ही ना फील करना पड़े कि उसकी वाइफ म्यूट है, लेकिन मॉम कह देती हैं कि तुम्हें इन सारी बातों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बेटे ने तुम्हें चूज़ किया है, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो, उनकी फैमिली का नहीं हो। ज़रा कोई तुम्हें कुछ कहे तो सही, देखना कि उनका अंजाम क्या होता है। और स्पेशली कि ये पार्टी तुम्हारे लिए ही फ़ोन अरेंज करवाई है, तो तुम वहाँ पे कैसे नहीं जाओगी।
जू मैडम तो बड़ा ही मटक मटक के आती है कि देखा, वो ने खुद मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है, इसका मतलब है कि वो मुझे ही अपनी फ्यूचर वाइफ चूज़ करेगा। इसका तो खुशी के मारे बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल था। अब जैसे ही एंट्री होती है हमारी क्यूट सी फीमेल लीड की, उसे देखते ही इसका तो और ज़्यादा पारा हाई हो जाता है कि तुम इधर क्या कर रही हो, म्यूट कर, पता नहीं किसके बच्चे की माँ हो, और यहाँ पे इतना ही वेल ड्रेस हो के आने की क्या ज़रूरत थी। अब इस बेचारी को दोबारा से ही परेशान करना शुरू कर देते हैं, इससे पहले कि मज़ीद इससे बदतमीज़ी करते हैं, टैंग आके उन्हें मना कर देते हैं कि तुम्हें पता भी है कि किसके साथ यहाँ पे ये सब कुछ कर रही हो, और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, इससे पहले कि मैं मज़ीद कोई भी तुम लोगों को नुकसान पहुँचाऊँ। ये भी अब इसी ही बेचारी को साइड पे करते हुए वहाँ से चली गई थी। वो खुद तो अभी तक नहीं आया था, ऑफिस में किसी मीटिंग में ही फंस गया होता है। उसने अपनी जगह पर टैंक को भेज दिया था कि मेरी वाइफ का ख्याल रखना। इससे पूछ रहा होता है कि तुम ठीक हो ना। ये मैडम तो धमाकेदार एंट्री देती है स्टेज पे कि जैसे कि सारे ही मुझे लेके अप्रिशिएट करेंगे कि फ़ोन ने मुझे ही चूज़ किया। और इसके पीछे पीछे ही एंट्री हो गई थी जियान की भी, कि देखती हूँ कि इसका फेस कब लटकता है। अब यहाँ पे इसे कुछ बताने की कोशिश तो करती है, बट जू ने तो हाथ मार के इसका फ़ोन ही नीचे गिरा दिया था। इतने में फूक भी पहुंच आए होते हैं, और ये सब कुछ तो उसने अच्छे से नोटिस कर लिया था। जू तो जियान को साइड पे करती हुई फौरन से ही फूक के पास जाने लगी थी, जैसे कि वो इसे अटेंशन दे देगा। वो असिस्टेंट से कह के पहले तो इसे धक्का मरवा के नीचे गिराता है। अब जो कि ड्रिंक इसके हाथ में थी वो कालीन पे गिरने की वजह से कालीन ख़राब हो जाता है। अब बोलने लगा था कि तुम्हें पता भी है कि ये कितने पैसों का आया हुआ है, अब जो भी कीमत वगैरह तुम्हें ही चुकानी पड़ेगी। अब इसने उसकी वाइफ से पंगा लिया था और ये उसे माफ़ कर देता, ऐसा तो नामुमकिन ही था। अब फ़ौरन से ही जियान को स्टेज पे बुलाता है और उसका हाथ पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है, इवन कि अपनी चेयर पे बिठा के सबको इसे इंट्रोड्यूस करवाने लगा था कि ये है मेरी फ्यूचर वाइफ। गौर से देख लो, अगर मैंने देखा कि आइंदा के बाद कोई भी इसे परेशान कर रहा है या कि बदतमीज़ी कर रहा है, उसके साथ मैं ऐसा ही सलूक करूँगा जैसा कि मैंने जू के साथ किया। आइंदा के बाद कोई भी शिकायत मुझे नहीं मिलनी चाहिए। अब ये सब कुछ देख के जो कि जू के फ्रेंड्स थे वो मन में सोच रहे होते हैं कि ओह नो, हमने भी तो इसके साथ बदतमीज़ी किया, खैर ये कौन सा बोल सकती है, इस तरह से मिस्टर फू को पता नहीं चलेगा। हम उसे जाकर ये बोलते हैं कि ये तो हमारी फ्रेंड है, हो सकता है कि वो हमें कुछ इनाम वगैरह भी दे दे। बस फिर क्या था, मिस्टर फू से बात करने के लिए आते हैं कि हम तो इसके अच्छे फ्रेंड्स हैं, कभी भी इसके साथ बुरा नहीं किया। लेकिन ये जैसे ही मन में सोच रही होती है कि हाँ ये तो मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, जब वॉशरूम में मुझे लॉक किया था या फिर जू के साथ मिलके मेरी ब्रेड तक मुझसे छीन ली थी, वो सब कुछ क्या था। अब इस जो सोच रही होती है वो हमारा हीरो तो सुन लेता है। उसने तो इन दोनों को भी पकड़ लिया था कि अच्छा तो तुम लोग इसके फ्रेंड्स हो, ठीक है, अब तुम लोगों को भी सबक सिखाना पड़ेगा। पहले जो कि जू के साथ हुआ है अब तुम लोग के साथ भी वैसे ही होना है। और ये सब कुछ कहने के बाद ही वो इसका हाथ पकड़ लेता है कि आइंदा के बाद कोई भी तुम्हें मुश्किल होगी जस्ट तुम मुझसे ही शेयर करोगी। पार्टी में फू को एम्बेरस ना करने के लिए ये हील्स पहन के आई थी, वो फ़ौरन से ही वो उतार के एक फ्लैट शूज़ पहना देता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम प्रेग्नेंट हो, मेरे लिए ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसी भी हो मुझे कबूल हो। और ये कह के वो इसे उठाता हुआ घर पर ही लेके जाने लगा था। मोम ने तो इन दोनों के लिए एक अच्छा सा रूम ही प्रिपेयर करके रख दिया होता है कि आज के बाद आप दोनों इसी रूम में रहोगे। ये थोड़ी सी घबरा जाती है, रात को नर्वस भी फील कर रही होती है कि क्या करूं, क्या मैं उसे अपने साथ बेड पे बुला लूं या कि ना बुलाऊं। अब वैसे तो उसने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की है तो बेड पे उसे बुला ही लेना चाहिए। अब जैसे उसे अपने पास आके सोने के लिए कहती है तो वो इसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गया था। अब ये मन में सोच रही होती है कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ और ये पता नहीं मेरे साथ क्या करें। सारी बातें तो फ़ोन ने सुन ली थी। वो फ़ौरन से ही एक पिलो उठा लेता है कि मैं तो जस्ट ये लेने के लिए आया था, तुम प्रेग्नेंट हो, आराम से बेड पे आराम करो, मेरी वजह से तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए मैं सोने के लिए साइड पे जा रहा हूँ। ये सब कुछ सुन के थोड़ा बहुत ब्लश भी करने लगी थी कि यार ये कितना ज़्यादा स्वीट है ना। अगले दिन इसकी आंटी और अंकल ने दोबारा से मसला क्रिएट करके रख दिया होता है। अब इस बेचारी पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि इसने अपने ही हस्बैंड से कह के अपने ही अंकल को मरवाने की कोशिश किया और आज वो हॉस्पिटल में ही एडमिट है। देख लो लोगों कि ये लड़की कैसी है, ऊपर ऊपर से तो म्यूट नज़र आती है और इसने अपनों को ही धोखा दे दिया। अब जो कि इन्होंने इसके साथ सलूक किया था वो सब कुछ किया था, इन्होंने सब कुछ रोकने के लिए पहुंची होती है कि आप ये लाइव स्ट्रीम करना बंद कर दें, जब मैंने आपके साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो झूठ क्यों बोल रही हैं। और ये देखते ही आंटी को मौका मिल गया था कि देखा देखा ये लड़की हमारे साथ कैसा सलूक कर रही है, पहले भी ऐसे ही करती है। अब ये सब कुछ सुन के अब सारे ही लोग इस पे बातें बनाना शुरू कर देते हैं, हालांकि ये उन्हें समझाने की भी कोशिश करती है कि जैसा ये बोल रही हैं मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। अब फू की भी एंट्री हो गई थी। अब उसे देखते ही जैसे अपनी गाड़ी लेके आता है ये साहब तो उठ के भागना शुरू कर देते हैं, जो कि पहले ही नाटक कर रहे थे कि मुझसे तो चला नहीं जा रहा और मैं बेहोश हूँ।
अब सारे जैसे ही बोलते हैं कि ये सब कुछ क्या है, हमारे हीरो तो फौरन से ही आके जियान से पूछने लगा था कि क्या तुम ठीक हो। नाटक करना शुरू कर देते हैं कि यही है वो लड़का जिसकी वजह से कि इसने हमारी पिटाई लगवाई थी। अब फू तो यही समझाने की कोशिश करता है सबको। अब जो ये मन में सोच रही थी वो इसकी जगह पे सबको बता रहा होता है कि कैसे बचपन से लेके आज तक उसे लेबर का काम करवाते रहे हैं, अभी भी इससे पैसा कमाना चाहते थे कि इसे बेच देंगे। और इस बेचारी ने जैसे ही खुद को ऑफेंड करने की कोशिश की है और देखो इन लोगों ने उसके साथ क्या सलूक किया, उस पर इल्ज़ाम लगाई जा रहे हैं। अब सारे लोगों का रुख आंटी और अंकल की तरफ हो जाता है कि हाँ बिल्कुल यही खड़ूस है। गुस्से में अंकल थप्पड़ मारने की कोशिश कर ही रहे थे जियान को कि ये टांग मार के उसे साइड पे गिरा देते हैं कि आप लोगों की हिम्मत पे कैसे हुई। और इधर ये कुछ पैसे वगैरह भी उनके मुंह पे दे मारे थे कि आइंदा के बाद इसे परेशान मत करना। जियान को जल्दी अपनी मैरिज रजिस्टर करवानी थी फू के साथ, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही होते हैं। अब जैसे ही आंटी से वो डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो ये देने से साफ मना कर देती हैं कि इसके बदले में भी अगर तुम हमें पैसे दोगे तो तब जाके ही वो आप लोगों को मिलेंगे। या गुस्से में आके अब कुछ लोगों को अरेंज कर लेता है कि इनकी तो अच्छे से दुर्गत बना दो, देखते हैं कि फिर क्या होता है आगे। और असिस्टेंट को उसने भेज दिया था कि जाके डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। अब आंटी इधर भीख मांग रही होती हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई थी। लेकिन वो माफ़ नहीं करने वाली होती है कि जो आप लोगों ने मेरे साथ किया था ये तो अभी भी कम है। असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आ गया था और एक फ़ाइल को चेक करते हुए जैसे ही उसके डैड का नाम पढ़ता है तो एकदम हैरान रह जाता है कि बचपन में जिस बंदे ने मुझे अपना हार्ट डोनेट किया था वो कोई और नहीं बल्कि जियान के ही पापा थे। अब ये सारी मिस्ट्री क्या है वो उसे हक कर लेता है कि इसका मतलब है कि वो हार्ट डोनेट करने के बाद ही इसके डैड की डेथ हो गई थी। उन्होंने ही मुझ पर एहसान किया था कि अगर मैं उसके बदले में इसका ख्याल रखूँ भी सही तो वो भी कम पड़ जाएगा। अब सारे मामलात के बारे में ही इसके अंकल और आंटी से ही पूछने लगे थे कि ये सब कुछ क्या है, हमें सारी डिटेल्स चाहिए। फू के प्रेशराइज करने पे आंटी सारी स्टोरी बताने लग जाती हैं कि कैसे एक दफ़ा उन पे कितना ज़्यादा कर्ज चढ़ गया था। अब लॉन शार्क्स ने तो आके इन्हें धमकियां देना भी शुरू कर दी थी कि अगर आप लोगों ने हमारे पैसे वापस ना किए तो समझो कि आप लोगों की शामत हमारे हाथों आएगी, मौत तो हमारे हाथों ही लिखी हुई है। इन सारी बातों से परेशान होकर अचानक इनके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आया था। इन्होंने ही फिर जियान के पापा के हार्ट को डोनेट करने का फैसला कर लिया था। जैसे उन्हें डॉक्टर के थ्रू पता चला था कि जो कि उन्हें हार्ट चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ जियान के पापा का ही उन्हें मिल सकता है। बस इस तरह करने से उसके पापा की डेथ हो गई थी। ये बेचारी तब तो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। बाकी कुछ घर की प्रॉपर्टी जो भी इनके पापा और मम्मा के पास होती है वो भी इन लोगों को चाहिए ही होती है। अब जियान के पापा को तो उन्होंने ठिकाने पे लगा दिया था, बाकी नहीं उसकी मॉम। हालांकि वो तो इसके अंकल की बहन ही थी, फिर भी उन्होंने उसे भी जहर दे के मार दिया था। ये तब बहुत ही अकेली हो गई थी और वो देखो इतने ज़्यादा खुश हो गए थे कि हमारा काम पूरा हो गया और हमें पैसा तो मिल ही गया और तभी जाके हम उन लॉन शार्क से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। ये सब कुछ सुन के इस बेचारी को बहुत ज़्यादा धचका लगता है। वो तो अपनी आंटी और अंकल पर ही गुस्सा कर रही होती हैं कि क्या आप नहीं मेरी मम्मी और पापा को मारा था, और फिर ऐसा प्रिटेंड किया जैसा कि मुझे भी पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। इवन के आप लोगों ने तो मेरे साथ में अच्छा सलूक नहीं किया, मैं तो पैसा कमाने की मशीन ही बन गई थी आप लोगों के लिए। बचपन से ही आप लोगों ने मुझे काम पे लगा दिया और फिर जब मैं बड़ी हो गई और अब आप लोग मुझे ही बेचने के चक्कर में थे। आप लोगों को तो मैं बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी। एक चाकू लेके उन पर अटैक कर ही रही होती है कि फूइस का हाथ पकड़ लेता है कि पहले ही तुमने बहुत सारी मुसीबतों को फेस किया, मैं नहीं चाहता हूँ कि अब सारी ज़िंदगी इसी गिल्ट में रहो कि तुमसे किसी का कत्ल हो गया, इनसे तो मैं निमट लूँगा। खैर इसने तो उन्हें जेल में ही भिजवाने का फैसला कर लिया था कि सारी ज़िंदगी अब ये जेल में बिताएंगे और तुम्हें कभी भी परेशान करने के लिए नहीं आएंगे। ये सारी बातों से तो बहुत ज़्यादा ही सदमे में चली गई थी। इवन के हॉस्पिटल भी ये पहुंच गई होती है। अब तो मिस्टर फू को सारी समझ आ गई होती है कि अच्छा तो मैं इसकी बातें क्यों सुन पाता हूँ, क्योंकि इसके पापा का हार्ट मुझ में जो फिट है इसी वजह से मुझे इसकी बातें भी सुनाई देती हैं। ये तो गॉड की तरफ से मिरेकल हो गया। अब जैसे इसे होश में आता है तो वो कुछ डॉक्यूमेंट्स ही पकड़ा के साइन करने को बोलने लगा था कि जो तुम्हारी ये अंकल ने घर को बेच दिया था, तुम्हारी मॉम डैड का था, वो मैंने दोबारा से हासिल कर लिया है और अब से उसकी मालकिन सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। और आइंदा के बाद ज़्यादा परेशान मत होना, मैं हमेशा ही तुम्हारा ख्याल रखूँगा। ये खुश होकर उसे हक कर लेती है कि थैंक यू। अब जो कि हाउस होल्ड रजिस्टर वगैरह थे वो तो इसके पास आ गए होते हैं। अब मॉम के बार बार कहने पे इन दोनों ने अपनी मैरिज रजिस्टर करवा ली थी। अब से तो ऑफिशियली हस्बैंड एंड वाइफ बन चुके थे। इसने उसके लिए इतना कुछ किया था, सो वो अब खाना बनाना चाह रही होती है कि मैं आपके लिए इतना तो एहसान चुका सकती हूँ, लेकिन वो मना कर रहा होता है कि क्या खाना बनाने के लिए तो काफ़ी सारी मेड्स हैं, मुझे वो नहीं बल्कि कुछ और चाहिए। तो मन में यही सोच रहा होता है कि बस एक मुझे किस भी कर दे तो इस तरह से अपना एहसान चुका पाएगी। ये फ़ौरन से उसे फ्लर्ट करने लग गई थी। अब इस तरह से तो फू की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है
अब बाद में कह रही होती है कि मुझे तो बस इतना ही आता है, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। खैर वो नील डाउन होके इसे खुद के पास कर लेता है और दोनों ही किस करने लगे थे। और बस इसी बीच ही बहुत ही क्यूट से वे में इसे वेडिंग रिंग पहना देता है। और ये सब कुछ देख के यहाँ पे जियान तो काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो रही थी कि मैंने वैसे लाइफ में कोई अच्छा काम तो किया होगा जिसके बदले में मुझे फू जैसा हस्बैंड मिला है। अब वो भी अपनी रिंग लेके आया था, ये भी फंड से पहना देती है। अब नेक्स्ट सीन में मॉम को दोबारा से उसी बाबा के पास दिखाया जाता है जिन्होंने कि पहले ही उन्हें वो बीड्स ब्रेसलेट दिया था कि ये पहनने के बाद ही आपके बेटे को उसका लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। मॉम तो बाबा से यही पूछने के लिए आई होती हैं कि मेरी बहू कब एक बेबी को जन्म देगी। तो वो आगे से फौरन से बोल पड़ते हैं कि अभी के अभी। एक्चुअली में वो तो मॉम से अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे कि कब से ही मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। और तभी इन्हें हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है। और बस फिर क्या था, ये तो बाबा को ही साथ में किडनैप करके हॉस्पिटल ही लेके आ गए होते हैं। बाबा तो यही बता रहे होते हैं कि आपकी ये जो बहू है ना, आपके लिए एक समझे लकी स्टार ही है। जियान ने तो लिटिल प्रिंसेस को ही जन्म दिया था। सारे ही बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि फाइनली हमारे घर में भी एक बेबी आ गया। अब बस इसी बेबी की वजह से इसने तो अब बोलना भी शुरू कर दिया था। और ये देख के तो सारे ही और ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं कि वाओ, हमारे तो घर में दो खुशियाँ आ गई। एक तो ये जियान बोलने लग गई है और दूसरा एक बेबी। अब इसने इतनी सारी तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया था। मॉम ने भी अपना फैसला सुना दिया होता है कि आज से इस बेबी का ख्याल सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा रखेगा। और जियान से बोल रही होती हैं कि तुम फुल रेस्ट करोगी। अब ये सुन के तो हमारा हीरो भी खुश हो जाता है कि ठीक है, मैं इस बेबी का ख्याल रख सकता हूँ। नेक्स्ट हमें इन्हें घर पे ही दिखाया जाता है। मॉम तो अपनी बहू के लिए एक बहुत ही एक्सपेंसिव नेकलेस लेके आई थी। ये मना कर रही होती है कि ये काफ़ी महंगा है, मैं कैसे अफोर्ड कर सकती हूँ, ये मैं बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती हूँ। लेकिन मॉम तो अपनी खुशी से इसके लिए लेके आई थी कि तुम्हें तो ये पहनना ही पड़ेगा। और फिर फू से भी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लेके आई हूँ। वो खुशी खुशी बॉक्स को ओपन करते हैं कि वाह, मॉम मेरे लिए भी गिफ्ट लेके आई हैं। और उसमें से 2 बुक्स निकलती हैं। एक तो होती है कि बेबी का ख्याल कैसे रखना है और दूसरी बुक होती है कि अपनी वाइफ को खुश करने के 100 रूल्स। ये देख के तो उसका फेस ही उतर गया था कि ये क्या बात हुई मॉम, आप मेरे लिए बस यही गिफ्ट लेके आई थी। रात को ये सोच रही होती है कि वैसे अब बेबी को हुए 3 मंथ गुजर गए हैं, अगर आज की रात मेरा हस्बैंड मेरे साथ सो जाए, मीन कि उसने इतना कुछ किया, बेबी का ख्याल भी रखा है, तो शायद मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। अब जैसे वो इसके क्लोज आ रहा होता है, ये बहुत ज़्यादा ही ब्लश करने लगी थी, फिर से नर्वस हो जाती है। अब वो कह देता है कि तुमने क्या मुझे बीस्ट समझ के रखा हुआ है, अभी अभी तो हमारा बेबी पैदा हुआ है, मुझे इतनी जल्दी नहीं है, कुछ दिन मैं वेट कर सकता हूँ। अब जैसे इसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं दोबारा से कॉलेज ज्वाइन करना चाहती हूँ, वो तो फ़ौरन से मान जाता है कि ठीक है, एडमिशन वगैरह तो मैंने तुम्हारा करवा दिया है, बस अब तुमने कॉलेज स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए जाना है, बिल्कुल जा सकती हो। खुद तो तैयार होके फिर से उठाने लग गया था कि जल्दी से चली जाओ, इसलिए पहले कि तुम्हें लेट हो जाए। बेचारी जैसे ही कॉलेज आई थी तो वापसी पे फ़ोन ने प्रॉमिस किया हुआ था कि तुम्हें पिक करने के लिए मैं ही आऊँगा। या भी उसके आने का वेट कर ही रही होती है कि कुछ लड़कियां बातें बनाना शुरू कर देती हैं। एक और लड़की जिसका नाम के होता है वैन, उसे ही बता रही थी कि कैसे ये शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी, पता नहीं किस बुढ़े के साथ इसने नाइट स्पेंड कर ली थी। अब ऊपर से जैसे ही बेबी को डिलीवर किया है तो यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आ गई है। और इसने तो अपने अंकल और आंटी के साथ भी कुछ अच्छा सलूक नहीं किया था। हमने उनकी लाइव स्ट्रीमिंग देखी थी कि उन्हें भी अपने उस बुढ़े हस्बैंड से इसने अच्छा खासा ही धुलाई लगवा दी थी। ये सारी बातें सुन के वैन को तो खामखा में ही मिर्ची लग जाती है कि अच्छा, तो ये लड़की बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती है कॉलेज में आना, खुद भी किसी कंपनी के प्रेसिडेंट की ही बेटी थी। खामखा में ही इस बेचारी को बहुत ज़्यादा ही बुली करना शुरू कर देती है। इवन के इसने जो मॉम का दिया हुआ नेकलेस पहना हुआ था वो भी उतार के नीचे फेंक के उसका तो सारा का सारा ही ख़राब कर देती है कि ये तो तुमने फेक पहना हुआ है, हालांकि ये नेकलेस तो मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, तुमने कहाँ से ले लिया। इसे तो जेलसी हो रही थी। इससे पहले कि मज़ीद उसे परेशान करते तब भी हमारे हीरो की भी एंट्री हो जाती है। वो पहले आके तो जियान से पूछने लगा था कि क्या तुम ठीक हो, और बाकी इन साहिबा को तो अपने आदमियों से कह के पकड़वा ही देता है। अब यही बोलने लगा था कि तुमने क्या समझ के रखा हुआ था कि इसे तंग करोगी और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। हमारी कंपनी ने जो भी तुम्हारी डैड की कंपनी के साथ शेयर्स वगैरह या के प्रोजेक्ट साइन किए हुए हैं, मैं अभी के अभी सारे ख़त्म करता हूँ, आइंदा के बाद सारा ऐसा करके जो दिखाना। बाकी से टेंशन हो रही थी कि वो जो मोम का नेकलेस था इसने ख़राब कर दिया, उसके पैसे की भरपाई भी ये खुद अपने ही हाथों से करेगी, हालांकि ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अब इसने जो फैसला सुना दिया सो सुना दिया। और फिर यहाँ पे फू से भी कह रही होती है कि क्यों हस्बैंड, मैंने बहुत ही अच्छा फैसला किया है ना। वो तो हस्बैंड का नाम सुन के ही खुश हो जाता है कि हाँ बिल्कुल। अब बस वो लोग तो वहाँ से चले गए थे और इधर ही वैन का गुस्से के हमारे बुरा हाल होता है। रात को अब जियान से बोल रहा होता है कि आज जो तुमने स्कूल में मुझे हस्बैंड बुलाया था, क्या मैं दोबारा से तुम्हारे मुँह से सुन सकता हूँ।
अब ये तो बहुत ज़्यादा ये सब कुछ कहते हुए क्यूट लग रहा होता है। दोनों अभी क्लोज आए ही थे कि तभी बेबी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अब ये उसे अपना ही वेट करने का बोल के अपने ही बेबी को संभालने के लिए चला गया था। पीछे से एक नंबर से कॉल आती है। जैसे ही रिसीव करती है तो सामने से एक लड़की बोल रही थी कि मैं वापस आ गई हूँ। ये सुन के अभी से थोड़ी बहुत जेलसी होने लगी थी कि वो लड़की कौन है, कहीं इसकी एक्स गर्लफ्रेंड तो नहीं है। इसका मतलब है कि अमीर जो भी बंदे होते हैं ना, उनकी मिस्ट्रेस कोई ना कोई तो होती ही है। अब फ़ोन पकड़ाने के लिए जैसे ही फू के पास आई थी, वो तो अब उस नंबर से कॉल आई हुई देख के स्माइल करके इसे यहाँ पे अपना वेट करने का बोल के चला ही गया था। अब तो इसकी जेलसी में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है कि ज़रूर ये लड़की उसके लिए कोई ख़ास ही होनी है। अगले दिन इसे कॉलेज में आके खबर मिलती है कि मिसेस लू के वापस आने की वजह से ही इनके कॉलेज की ग्रेजुएशन सेरेमनी बहुत जल्दी होने वाली है। और बाकी सारे ये भी बातें कर रहे होते हैं कि वो जो लड़की है मिसेस लू यहाँ पे सीनियर हुआ करती थी और मिस्टर फू के साथ तो उसकी काफ़ी अच्छी बनती थी, इनके वो तो एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट मैच थे। ये सुन के और ज़्यादा भड़की हुई लग रही होती है कि इस बात का जिक्र पहले मुझसे फू ने क्यों नहीं किया था कि उसका कोई फर्स्ट लव भी है। जैसे ही दोनों मिले होते हैं, उसे तो ऑलरेडी मालूम हो गया था कि इसके स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी होने वाली है। अब मन में सोच रही होती है कि ज़रूर उसी मिसेस लू ने ही इसे बताया होगा। अभी तक ये लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, मीन के मेरी तो कोई हैसियत रह ही नहीं गई है। बहुत जल्दी इनके घर में पार्टी होने वाली थी तो मॉम इसे कोई सभी ड्रेस चूज़ करने को ही बोलने लगी थी कि सारे ही वैसे तो फू ने ही तुम्हारे लिए पसंद किए हैं, बाकी तुम्हें जो अच्छा लगता है वो सिलेक्ट कर सकती हो। ये तो अभी भी उससे जेलिस होती है, कोई अच्छे मुँह से बात नहीं कर रही होती तो वो पूछ लेता है कि आखिर को तुम्हें हो क्या गया है। अब फाइनली अपनी जो भी दिल की भुड़ास थी इसने उससे निकाल ली होती है कि वो लड़की कौन थी जिससे कि आपको कॉल आई हुई थी। इसे काफ़ी ज़्यादा टीज़ करने के बाद फाइनली बता देता है कि लू कोई और नहीं बल्कि मेरी आंटी ही है। हम दोनों की एज तकरीबन सेम है तो इसलिए शायद सबको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। एक्चुअली में ऐसी कोई बात नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। ये सुन के अब ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी कि क्या सच में। जैसे ही पार्टी के लिए तैयार हुई खड़ी होती है तो पीछे से ही फू ने आके एक ब्यूटीफुल सा नेकलेस से पहना दिया था और यही कह रहा होता है कि आज के दिन तो पार्टी में तुम काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करना, मेरी आंटी भी आई होंगी, मैं उनके साथ आ जाऊँगा। अभी खाने को देख ही रही थी कि पीछे से वैन आके इसे खुद से अपोलोजाइज़ करने को बोल रही होती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था उस दिन स्कूल में, फू के साथ आके तुमने मेरी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करवाई थी, उस बात के लिए तुम्हें मुझसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए। ये नहीं पता होता है कि पहले इसने ही शुरुआत की थी। अब यहाँ पे आंटी और फू की भी एंट्री हो गई थी। अब आंटी के सामने तो ऐसे ही भोली भाली बन के वैन आ जाती हैं और यही बोलने लगी थी कि ये जो नेकलेस इसने पहना हुआ है आंटी ये तो आपका है, इसका मतलब है कि इसने कॉपी करवाया हुआ है, ये आपको इधर नीचा दिखाने की कोशिश कर रही होगी। ये सुन के अब आंटी तो फ़ौरन से वैन को चुप करवा देती हैं कि तुम्हें किसने कहा कि ये नेकलेस सेम है, बल्कि ये तो खुद मैंने ही इसे गिफ्ट किया, तुम कौन होती हो हमारे मामलात में इंटरफेयर करने वाली। और इसके बाद ही खुद को इंट्रोड्यूस करवाने लगी थी जियान से, और जियान को तो पहले ही पता होता है कि ये तो फू की आंटी है। अब चूँकि वो वापस आ गई थी और इसे भी मिल लिया होता है, वो फिर नेक्स्ट डे शॉपिंग कराने के लिए आ गई होती हैं कि तुम आज के दिन जो भी बाय करना चाहती हो कर सकती हो, ये शॉपिंग तो मेरी तरफ से ही होगी। और ब्यूटीफुल से ड्रेसेस इसे बाय करके उन्होंने दे दिए थे। ये तो खुश हो रही होती है कि यार ये आंटी कितनी ज़्यादा अच्छी हैं। अब इसे वॉशरूम जाना था, जैसे ही वहाँ पे पहुँची होती है तो पीछे से वैन साहिबा ने आके इसे किडनैप कर लिया था कि तुम्हें तो मैं बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी। एक तो मेरे पापा की कंपनी को ख़राब करके रख दिया उस मिस्टर फू ने, ऊपर से तुम अपनी इतनी मज़े की लाइफ गुजार रही हो और हमारी लाइफ को तुमने डिस्ट्रक्ट करके रख दिया। अब देखती हूँ कि तुम्हें फू कैसे बचाने के लिए आता है। फू को तो जैसे ही पता चला था कि शॉपिंग मॉल में से किसी ने किडनैप कर लिया है जियान को, इसकी टेंशन तो और बढ़ गई थी कि वो कौन हो सकता है। बाकी अपने आदमियों को तलाश करने का बोल दिया था इसने जियान को। इधर जियान को तो इसने एक आदमी के हाथों बेच दिया था, इवन के एक वीडियो भी बना रहे होते हैं कि जब ये वीडियो बन जाए उसे पैसे दे देती है कि फिर मुझे ये वीडियो सेंड कर देना, देखती हूँ कि मैं इसकी रेपुटेशन कैसे ख़राब करती हूँ। ये तो अपनी ज़िंदगी कभी गुजार ही नहीं सकेगी, इतनी आसान तो नहीं होगी। फू ने भी इसके बाद इसे छोड़ ही देना है। अब इसने कुछ ड्रग्स वगैरह उसे दे दी थी कि आज की रात तो मैं बहुत ही मज़े करूँगा। अब जैसे ही फू ढूंढते ढूंढते जियान को पकड़ता है तो सामने से ये नज़ारा देख के तो एकदम सरप्राइज ही रह गया था, क्योंकि इसने तो हाथ में एक शूज़ पकड़ा होता है और उसी से ही उस गुंडे की अच्छे से दुर्गत लगा रही होती है कि तुम्हारी मुझे टच करने की हिम्मत भी कैसे हुई, और कूट कूट के इसने उसका बुरा हाल कर दिया था। और बाद में फू से बोल रही होती है कि आज मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही, मैं प्रीटी दिख रही हूँ ना। इसके बाद वो पहले तो इसके हाथ से वो शूज़ लेके पहनाने लग गया था, और फिर असिस्टेंट जिन को वैन और इस आदमी को अच्छे से ही ठिकाने पे लगाने का बोल के इसे लेता हुआ घर पे आ जाता है। अब ड्रग्स की वजह से ये तो बहुत ज़्यादा ही ड्रंक हो गई होती है और उसे खुद की मदद करने को ही बोल रही थी। खैर मदद कहाँ करनी थी, अब तो हस्बैंड एंड वाइफ ही होते हैं और यहाँ पे दोनों ही इंटीमेट हो गए थे।
अगले दिन जैसे ही मुक्का बना के इधर इसके सामने शो करती है, क्योंकि इसे लग रहा था कि अभी भी गुंडा यहाँ पे मौजूद है। अब आगे से ये यूँ फील करवाता है कि ओ तुमने तो मुझे इतनी ज़ोर का मारा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही है। अगर तुम वाकई में ये चाहती हो कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ तो अभी के अभी तुम्हें मुझे किस करनी पड़ेगी। खैर वो भी फ़ौरन से ही उसे किस कर लेती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हैप्पी भी लग रहे थे। नेक्स्ट फाइनली इसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी का ही सीन दिखाया जाता है। सारे ही इसे फ्लावर्स देने लगे थे जिसका कि अरेंज वो नहीं किया था। वो खुद भी इसके लिए पियानो प्ले करते हैं एंड देन फिर इसे यही कहने लगा था कि अब तुम्हारी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई हैं, अब तो हमेशा हमेशा हम साथ ही रहेंगे। यहाँ पे तो दोनों बहुत ज़्यादा ही हैप्पी लग रहे होते हैं एंड इनके इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ही हमारे इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना ख्याल रखना।